नमस्कार। नमस्कार। प्राण प्रतिष्ठा, जी हां, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर से रूबरू आपको करा रहे हैं। कांग्रेस ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वह अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साफ तौर पर यहां पर कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे, अधीर रंजन चौधरी भी शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, सोनिया खड़गे समारोह में शामिल नहीं होंगे। चौधरी भी नहीं जाएंगे अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं होंगे शामिल। ये इस वक्त अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उस कार्यक्रम को लेकर एक अहम खबर, कांग्रेस ने न्योते को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो समारोह में शामिल नहीं होंगे। सोनिया खड़गे नहीं होंगे समारोह में शामिल। देखिए, बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से उद्घाटन की बात कही जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा की बात कही जा रही है, सभी को न्योता भेजा जा रहा है और कांग्रेस ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। देखिए, आप जान लीजिए, चूंकि 550 साल का ये लंबा इंतजार और इसी के साथ साथ राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को निमंत्रण दिया गया है। हालांकि कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उसे वह अस्वीकार कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि यह एक प्रोपेगेंडा है जो कि बीजेपी चला रही है। तो 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया। बाकायदा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा है कि आरएसएस और बीजेपी पर राम मंदिर को सियासी परियोजना बनाया जा रहा है, ये गंभीर आरोप भी लगाया गया है। बिल्कुल, कांग्रेस प्रोपेगेंडा बता रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह जिसे लेकर पूरे देश में तैयारियां हो रही है, लोग हर्षोल्लास से झूम रहे हैं। तमाम तरह की तैयारियां ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि घर घर में की जा रही हैं। वहीं राम मंदिर न्यास समिति के न्योते को अस्वीकार कर दिया है कांग्रेस ने। सोनिया खड़गे समारोह में शामिल नहीं होंगे, नहीं जाएंगे अयोध्या। अधीर रंजन चौधरी भी समारोह में शरीक नहीं होंगे। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता इस वक्त अरविंद जी लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, मैं आपका रुख करती हूँ। देखिए, जिस तरीके से आनंद जी, देखिए जिस तरीके से सभी को न्योता भेजा जा रहा है, देश विदेश से मेहमान शामिल होंगे। इस बीच प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने साफ तौर पर मना कर दिया कि शामिल नहीं होंगे। इसके क्या मायने निकालें? बिल्कुल, अगर राजनीति की बात की जाए तो कांग्रेस देश की वो पार्टी है जिसने 70 साल तक राज किया था। लेकिन उसके बाद देखिए, जब राम मंदिर बनता है और 22 तारीख को जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसमें तमाम लोगों को इन्विटेशन दिया जाता है। उसमें से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार इसको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप में देख रही थी और इन्विटेशन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब क्षेत्र ने एनजीओ ने जब उसको इन्विटेशन दिया, जिसके बाद से ही तीनों बड़े नेता कांग्रेस के, अगर लोकसभा में कांग्रेस नेता की बात की जाए अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद सोनिया
तरीके से ये तमाम सिनेरियो सामने आ रहा है, यूं कहे कि राजनीतिक चश्मा पहन लिया गया है। कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा ये तो कार्यक्रम बीजेपी का है, आरएसएस का है, इसमें हम शामिल नहीं होंगे। अब इसका बड़ा खामियाजा क्या कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर आपको बता दें, अब ये कहा गया सोनिया गांधी खड़गे इसमें शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल, अयोध्या में जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है, उस बीच कांग्रेस का ये बयान आना कि वो यहां पर जाना नहीं चाहते और वो अयोध्या नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे, ये बात ना सिर्फ सियासी हलकों में भूचाल लाएगी बल्कि कहीं ना कहीं आम जनमानस जो है, जो आम लोग हैं, जिन्हें जो इस वक्त इस बात को लेकर बेहद खुश हैं, कहीं ना कहीं जोशो खरोश उल्लास से भरे हुए हैं, उन्हें ये बात उनके गले नहीं उतरेगी। कांग्रेस को इस बात का खामियाजा जाहिर तौर पर उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। ये जब वक्तव्य दिया गया, ये बयान दिया गया, उसके बाद ये कहा गया कि तमाम जो बड़े नेता हैं वह शामिल नहीं होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं होंगे। देखिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जयराम रमेश ने ये साफ बातें कही और ये भी आरोप लगा दिया कि धर्म जो होता है वो मनुष्य का बहुत निजी विषय है, लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर की तैयारी चल रही है और यूं कहे प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोग्राम को हाईजैक किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और इसी के मद्देनजर इन तमाम चीजों को भुनाने की पूरी कोशिश है और यही एक बड़ी और खास वजह कि कांग्रेस शामिल नहीं होगी। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस मामले पर। खेमचंद जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। कांग्रेस का इस तरह से परहेज, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? जय श्री राम जी, जय श्री राम। देखिए, जो राम विरोधी पार्टी है वो पहले से ही अपने कैरेक्टर को, अपने इतिहास को, अपने चाल चलन को दिखाती रही है। ये वही पार्टी है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा। ये वही पार्टी है जिन्होंने कोर्ट में ये बोला कि राम जो है कोई थे नहीं, वो एक काल्पनिक विषय है, काल्पनिक सब्जेक्ट है, काल्पनिक एक कैरेक्टर है। तो ऐसे लोग जो भगवान राम को, जो हमारे देश की आत्मा है, हिंदुओं की आत्मा है, करोड़ों लोगों की आत्मा है, हमारी संस्कृति की आत्मा है, हमारी संस्कृति का मूल है, को ये काल्पनिक कहते थे, राम सेतु को नकारते थे। लगातार इन्होंने लटकाने भटकाने का काम किया कि राम मंदिर ना बने, अयोध्या में जो डिस्प्यूट है वो ना रिजोल्व हो। आज ये सब लोग कहीं ना कहीं द्वेष के कारण इस तरीके के काम कर रहे हैं और जो बहुत ही निंदनीय है। इनको जाना चाहिए था। इनको इनवाइट किया तो कह रहे हैं कि हमें इनवाइट आरएसएस नहीं किया, इसलिए नहीं जाना चाहते। इनवाइट नहीं करते तो कहते हमें इनवाइट ही नहीं किया, हम क्यों जाएं। तो ये अपने आप में दिखाता है ओछापन है और जो इनकी मोदी जी के प्रति घृणा है, द्वेष है, वो आज भगवान राम के प्रति द्वेष और घृणा में बदल हमारे गया साथ है। रत्नाकर जी भी जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस से नेता हैं, जरा उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रत्नाकर जी, क्या आप ये बोल रहे हैं सियासी परियोजना बनाने का आरोप लगाया कांग्रेस ने, कहा कि सियासी परियोजना बीजेपी बना रही है, आरएसएस बना रही है और यही एक कारण है जो आप परहेज कर रहे हैं? रत्नाकर जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है, आपके बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं और कांग्रेस को राम विरोधी बता रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम जो है वो आस्था का विषय है। प्रभु श्री राम कोई राजनीति का विषय नहीं है। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी के लिए सदैव से प्रभु श्री राम आस्था का विषय रहे और सदैव से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभु श्री राम जो है राजनीति का विषय। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला किया गया और मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, अधूरे मंदिर का शिलान्यास करा करके, उसका प्राण प्रतिष्ठा करा करके चुनावी फायदा लेने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये कह रहे हैं हमको कि हम नहीं जा रहे हैं। भाई, अब किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को आप जब राजनीतिक रंग देना शुरू कर देंगे और चाहेंगे कि उस राजनीतिक रंग में हम भी शामिल होके आपके प्रोपेगेंडा के तहत जो है उसमें शामिल हो जाए, तो ये तो हम आपकी विचारधारा का विरोध करेंगे। लेकिन रत्नाकर जी, उस प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम उसके बाद जरूर जाएंगे राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। राम तो सबके है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए, आज हम अगर नहीं जाएंगे अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में,
तो ये हमें जो है हिंदू विरोधी बता देंगे, हमें राम विरोधी बता देंगे। लेकिन क्या ये उन शंकराचार्य जो 4 पीठों के शंकराचार्य हैं, वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उनको भी न्योता मिला है और वो नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि यही कारण है सबसे बड़ा, क्योंकि यह जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, इसको राजनीतिक रंग देने का काम किया जा रहा है, धार्मिक कार्यक्रम नहीं बनाया जा रहा है इसको, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या वो राम विरोधी है, क्या वो हिंदू विरोधी है? आप इसका जवाब दे दीजिए, तो मैं भी मान जाऊंगा कि हम कांग्रेस पार्टी जो है हिंदू विरोधी है। खेमचंद जी जवाब दीजिए। देखिए, ये अपना जवाब दें ज्यादा अच्छा रहेगा। रही बात शंकराचार्य जी की, शंकराचार्य जी ने पहले क्या कहा, और जब आपने राम के अस्तित्व को नकारा तब उन्होंने क्या कहा, जब आपने एफिडेविट दिया तब उन्होंने क्या कहा। वर्षों तक वो पुलिस में संघर्ष करते रहे, बातें करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि भगवान राम के मंदिर को आप हिंदू समाज को दे दो, आपने नहीं दिया। और भी अन्य विषय थे, आपने साधु संतों पे गोलियां भी चलवाई, ये भी सब जानते हैं। आप साधु संतों की बात ना करें तो ये अच्छा, आप अपनी बात चलिए करें। खेमचंद जी, रत्नाकर जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपको जरा रोकना चाहेंगे। आज का दिन बहुत खास है महाराष्ट्र की सियासत के लिए। देखिए, इस वक्त सीधे लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र, जहां पर स्पीकर अपना फैसला सुना रहे हैं। विधायकों की अयोग्यता को लेकर बड़ा फैसला सुनाया जा रहा है। Relevant and important paragraphs pertaining to each group. So we shall commence with group number 1. Preliminary issues. The Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra versus the Governor of Maharashtra, hereinafter referred to as Subhash Desai, was pleased to direct that the Speaker should prima facie determine who the real political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions if 2 or more factions claim to be that political party, and accordingly shall recognize the whip and the leader who were duly authorized by the Shiv Sena political party, keeping with the principles discussed in the said judgment. Hence, keeping in view the factual matrix and the directions of the Honorable Supreme Court, I will prima facie determine who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions if 2 or more factions claim to be that political party, and accordingly recognize the whip and the leader who are duly authorized by Shiv Sena political party. Keeping in mind principles discussed in Subhash Desai Supra, it is necessary to consider and determine the said preliminary issue before examining the merits and deciding whether respondents have incurred disqualification under the 10th schedule of the Constitution of India. Thus, the preliminary issue that arises for my consideration before delving into the merits of disqualification petitions under the 10th schedule is, which among the 2 fractions was the real Shiv Sena political party, and consequently who was the duly authorized leader and or the whip of Shiv Sena political party for the purpose of deciding the present disqualification petition. The other issue framed for my consideration in this group of disqualification petition is whether the respondents have incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution of India on account of their alleged acts and conduct. Paragraph 84 deals with the principles which have been laid down by the Honorable Supreme Court. I am not going to read out those are a part of my order. I'll come to paragraph number 85 now. Thus, what emerges from the principles laid down by the Honorable Apex Court in that the question of who the real political party is has to be considered and determined after giving due weightage to 1. the constitution of Shiv Sena, 2. the leadership structure of the party, and 3. the legislative majority if 2 or more factions claim to be real political party. The question of who the real political party is hereinafter referred to as the preliminary issue. Since in these proceedings both
in the previous paragraphs, I've recorded the submissions made by both the parties. I will come down to my observations and conclusions with regards to the preliminary issues. As stated earlier, the decision of the preliminary issue has to be taken after careful analysis of the constitution of Shiv Sena, the leadership structure of the party, and the legislative party majority. After having heard both sides on the above aspect, I now propose to proceed to record my observations and finding on the preliminary issue. As is evident from the submissions of the parties, there is no consensus on the constitution submitted to the Election Commission of India with consent of both the factions. Likewise, the parties have different point of view on the leadership structure, which has to be taken into consideration. The only aspect which is undisputed is the majority in the legislature party. Hence, to embark upon the finding on the preliminary issue, I will have to decide the relevant constitution which has to be taken into account. 2, the leadership structure which existed before the dispute arose. Further, it will also have to be determined as to when the rival factions emerged. Petitioner's assertion that the constitution of the year 2018 is the relevant constitution which has to be taken into account for the purpose of determining the preliminary issue is based on the submission that 1. The 2018 constitution has to be considered as both the parties have relied upon the 2018 amended constitution and acted thereupon. 2. The Election Commission in its order dated 17/2/2023 in dispute case number 1 of 2022 has held that both the parties were aware of the 2018 amendment, and thus the said constitution of 2018 has to be taken as the constitution which is done with the consent of both the factions, as the said constitution of 2018 was never disputed prior to the initiation of these disqualification petitions, and the same was never challenged. 3. Respondents have themselves admitted and relied on the said constitution of 2018. And 4. The statement of Sri Yogesh Kadam that the filing of 2018 constitution along with the respondent's reply was a mistake done by the lawyers cannot be accepted, as the said statement is an afterthought and done only with the intention to mitigate the damaging statements made by Sri Dilip Lande. To the contrary, respondents have asserted that the constitution of the year 1999 has to be the one which has to be borne in mind, as according to the respondents, the constitution of the year 2018 was never submitted to the ECI. Respondents pointed out to the letter dated 4th April 2018 by way of which the petitioner based their claims of submissions of the said constitution to the ECI. By pointing out to the same, respondents submitted that both the said letters do not mention anything about the purported amendments to the constitution or submission of the same thereof to the ECI. A similar claim was made with respect to the letter dated 27/2/2018 by Sri submitted appearing in paragraph 168 of Subhash Desai means submitted before the ECI, as is evident from the further part of the said paragraph, which the petitioner has conveniently ignored. The respondents have further submitted that 2018 constitution has been wrongly annexed as a document. The stand of the respondent on the 2018 constitution has always been that it is unconstitutional and was secretly manufactured by Sri Uddhav Thackeray in cahoots with Mr. Anil Desai. This stand has been specifically taken in the reply filed by Sri Eknath Shinde before the Honorable Supreme Court in SLP number 3997 of 2023, way back on 16/3/2023, much before filing of the replies before the... तो महाराष्ट्र में आपको बता दें कि इस वक्त विधायकों की अयोग्यता पर फैसला पढ़ना शुरू हो गया है। 1200 पेज के फैसले में जरूरी बिंदु इस वक्त स्पीकर पढ़ रहे हैं। हम वापस लौटेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, आप कहीं मत जाइएगा।